गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का 8th लेक्चर शुरू करेंगे बच्चों। आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था, जिसमें से 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दूसरा कौन था बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, डिप्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? डिप्रेशन मतलब होता है घट जाना, डिक्रीज कर जाना। ठीक है बच्चों, इसको जो है हम लोग इस ग्राफ से समझ लेंगे, और जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा उसको इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं मैं कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। डिप्रेशन का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट घटने का क्या मतलब होता है, इसको एग्जांपल से पहले समझ लो, फिर मैं इस बात को मैथमेटिकली, है ना, एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको मालूम है कि जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है ना। लेकिन अगर हम उसमें कोई सॉल्यूट डाल दें, जैसे मान लो इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिया, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, अगर आपको मालूम हो तो ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ ये कंपाउंड है। और ये इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? एंटी फ्रीजिंग एजेंट। आपने देखा होगा कि जो कार होती है या जीप होती है, तो आपने उसका अगर इंजन को ओपन किया होगा तो आपने देखा उसमें रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर जिसमें कूलेंट होता है। कूलेंट का मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलती है, गाड़ी जब चल रही होती है तो उसका इंजन जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है बच्चों, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें ये सिस्टम होता है कि रेडिएटर होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और वो उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है ये समझ लो। तो वो इंजन को कूल रखने के लिए वो जो है उसमें रेडिएटर में पानी होता है और वो जो है क्या करता है, उस इंजन को कूल करता है। आपने देखा होगा, अगर आप कार चलाया होगा तो उसमें ड्राइवर के सीट के आगे स्पीडोमीटर लगा होता है, उसका एक है ना सिंबल होता है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी रीडर होता है और फ्यूल का भी रीडर होता है। तो आप देखेंगे टेम्परेचर का रीडर जो होता है वो टेम्परेचर को बताता है। तो होता क्या है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो उसका इंजन क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, ज्यादा ना बढ़े उसके लिए रेडिएटर में पानी भर दिया जाता है, वो इंजन को कूल करता है। ठीक है बच्चों, और इसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी डाल दिया जाता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्यों डाला जाता है पहले समझ लो। जैसे गाड़ी जो है अगर कोल्ड एरिया में गई, जहां पर जैसे अंटार्कटिका हो गया या जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है बच्चों कि उसमें जो रेडिएटर में जो पानी होता है वो क्या होता है, फ्रीज कर जाता है, 0 डिग्री पे फ्रीज करता है। और जब वो पानी फ्रीज कर जाएगा तो वो पानी जो है इंजन में सर्कुलेट नहीं होगा, इंजन जो है
है ना, गर्म जो होगा तो वो ठंडा नहीं हो सकेगा। तो वहाँ पानी क्यों फ्रीज करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है तो वहाँ जो पानी होता है वो फ्रीज कर जाता है रेडिएटर में, और अगर वो फ्रीज कर गया तो इंजन कूल नहीं होगा। तो उससे पानी को, है ना जमने के लिए या उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, चेंज करने के लिए उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है। जैसे अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल डालते हैं तो जो पानी फ्रीज करता है 0 डिग्री पे, वही पानी फॉर एग्जांपल -10 डिग्री पे फ्रीज करेगा। यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। घट गया का मतलब क्या होता है समझ लो, घट गया का मतलब होता है यहाँ पर बढ़ गया। ये इसको ऐसा सोच लो कि जो 0 डिग्री पे जमना है वो -10 पे जमे या -5 पे जमे। इसका मतलब फ्रीज करने के लिए आप ज्यादा उसको कूलिंग करना पड़ेगा, ज्यादा अपने टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ डिप्रेशन से मुराद यही है, मतलब इसका मतलब ये होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका सॉल्वेंट है और ये है सोल्यूशन। अब देखिए सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर T0F है, ठीक है बच्चों। और इसका जो है सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है TF0 है, ये देखो सॉल्वेंट का है, और ये TF है। अब देखो TF0 पहले आ रहा है, देखो TF0 पहले आ रहा मतलब क्या, कि ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। और इधर जो है सॉल्यूशन का TF आ रहा है, यानी इधर इधर देखो टेम्परेचर इधर क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा होगा। तो देखो यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, है ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री पहले आ गया, ये जो सॉल्यूशन है वो बाद में आया, यानी डिप्रेशन आ गया। यानी बेसिकली डिप्रेशन आ गया मतलब ये एलिवेशन हो गया। बेसिकली जो 0 डिग्री पे जमना था वो -10 डिग्री पे जम रहा। बस समझ में आ रही है। तो ये जो है जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जो डेल्टा TF होता है मेरे बच्चों, अगेन डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलिलिटी, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था वहां पर डेल्टा टीवी क्या था, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के, तो यहाँ डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू एम, वेयर KF क्या है बोलो, वेयर KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे वहां पर KB था तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट था, तो ये क्या रहेगा बच्चों, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और KF बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा। बोलो कब होगा ऐसा, बोलो बच्चों, व्हेन m इज 1। नहीं, जैसे वहां पर KB भी था ना डेल्टा TB के बराबर, यहाँ पर मोलिलिटी 1 होगा तो KF डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा। तो KF कैसे डिफाइन करेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as depression in freezing point, depression in freezing point when क्या होगा बच्चों, मोलिलिटी इज 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ठीक उसी तरह से हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, मोलिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ठीक है। मोलिलिटी बराबर क्या था, WB इंटू 1000 बोलिए अपॉन MB इंटू बच्चों क्या था ये WA। तो अब उसी तरह से m का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, MB निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर KF क्या होगा बच्चों, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वाटर के लिए 1.86 होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब आइए यहाँ पर जो है KF बराबर क्या हो जाएगा,
MAR/TF² डेल H, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्यूजन? क्योंकि वहां पर तो बॉइलिंग हो रहा था, तो क्या था, वेपराइजेशन था। तो यहाँ फ्यूजन हो रहा है, यानी लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड वाला मामला है। तो MAR/TF² फ्यूजन इंटू 1000। आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, मार के टब में डाल, ठीक है, और हीट कर। यहाँ पर कैसे याद करेंगे, मार के टिफिन में डाल, TF²। ठीक है बच्चों, याद रखना है हमको, ठीक है। ये थोड़ा मजाकिया बात है, लेकिन हमें याद रखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो मुझे मालूम है कि आप लोग को हर बात जो है समझ में आ भी जाए तो याद नहीं करते हैं, तो टेक्निक से अगर याद कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है, उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में। अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर कहाँ जाएगा, 0 से माइनस की तरफ भागेगा, इसका ये मतलब। दो एग्जांपल जो ग्रीन ग्लाइकॉल वाला मैंने दिया है, उसको ध्यान रखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो कार वगैरह जो चलाते हैं कई लोग, नए नए ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो है ना लंबी है ना रेस आगरा चले गए ताजमहल देखने, पता चला कि साहब उनका रेडिएटर जो है लीक था, और रेडिएटर लीक हो गया और उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि नए नए ड्राइवर थे। जैसे आप लोग जो है पप्पा की गाड़ी लेके चले जाते हो, तो उसका ध्यान रखना होता है कि वहाँ जो टेम्परेचर का इंडिकेटर होता है, अगर रेडिएटर लीक कर जाएगा तो टेम्परेचर का जो वो जो होगा सिग्नल होगा वो आपको देगा। तो आप ड्राइविंग करते हो ये ध्यान रखें कि टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा, अगर टेम्परेचर लिमिट से पार कर गया तो आग लग जाएगा। आपने देखा होगा न्यूज में कई बार कि साहब गाड़ी से जा रहा था आदमी और आग लग गया। तो वो आग लग गया, क्यों आग लग गया, क्योंकि रेडिएटर ये तो लीक हुआ होगा, है ना बच्चों। तो वो लोग होते हैं, या तो वो है ना अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनका ध्यान नहीं होता, या फिर नए नए ड्राइवर होते हैं खिड़की से झांकते रहते हैं, हवा खाने के चक्कर में वो रहना ध्यान नहीं देते। ठीक है बच्चों, तो कृपया करके आप लोग भी है ना पप्पा की गाड़ी जब है ना चुरा करके ले जाएं तो उसका खास ध्यान रखें। ठीक है, और लॉन्ग टूर में जाएं हैं पिकनिक मनाने तो खास ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए, मैंने आपको तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब इस पे भी सवाल जो पूछेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक उसी तरह से सवाल पूछेगा जैसे कि उसमें पूछता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है बच्चों, उसमें भी आप MB ही निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें हर बार MB ही हम निकाल रहे हैं। MB क्या था बच्चों, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट था। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम लोग चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि आप लोग पहली फुर्सत में NCERT के क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, उसको बनाइए, और उसके बाद जब NCERT का सारा क्वेश्चन लग जाए तो फिर क्या करेंगे बच्चों कि आप जो है फिर JEE का या नीट का क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और भी बता दूं बच्चों कि जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो कॉपी को नोट कर करके लेक्चर सुना करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका नोट सुंदर बन जाएगा, दूसरा क्या होगा कि जब आप लिखेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा काम क्या करेंगे बच्चों कि आप एक हर पूरे जैसे जैसे चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं तो एक सेपरेट एक पेज अलग से निकाल लीजिए, और उसमें जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक आपने पढ़े हैं मोलिनिटी से लेके सारे, उस सारे फार्मूला को एक एक करके हेडिंग डाल डाल के फार्मूला को कलेक्ट करते करिए। इससे क्या होगा कि जब आप पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे तो वो फार्मूला को सामने रखिएगा। ठीक है, और मैंने आपको फार्मूला याद करने का भी टेक्निक सिखा रखा है, तो उसको भी आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपका फार्मूला भी अप टू डेट रहेगा। जब आप फास्टली रिवाइज करना चाहेंगे तो थ्योरेटिकल, देखो फिजिकल में थ्योरेटिकल पार्ट तो होता है, लेकिन उसमें मेन काम आता है फार्मूला। तो अगर आप साथ साथ अगर सेपरेट पेज पे एक फार्मूला भी लिखते चलेंगे तो आपको अगर 5 मिनट में सॉल्यूशन चैप्टर रिवाइज करना है तो आपको फार्मूला सामने होगा। ठीक है, और उसको है ना जब कलेक्ट कर लेंगे तो उसका है ना जब फाइनल चैप्टर हो जाए तो उसका फोटो स्टेट करा लेंगे। एक जो है वो अपने पॉकेट में लेके घूमेंगे हैं जब दोस्तों के साथ घूमेंगे हैं, और दूसरा है ना जहाँ पे पढ़ते हैं वहां चिपका लेंगे।
ठीक है। और तीसरा काम क्या करेंगे कि उसको जो है फाइनल एक अलग से फाइल में उसको मेंटेन कर लेंगे। तो ये अगर आप इसी चीज को सिस्टमेटिक करेंगे बच्चों, तो यही थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है आगे जा करके वो बड़ी मेहनत में बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा सलमान खान बॉडी बिल्डर है, ऐसा नहीं हुआ कि साहब रातों रात जो है ना 20 किलो का वजन उठा दिया उसने और बॉडी बिल्डर हो गया। पढ़ाई भी वही चीज है, पढ़ाई में भी नॉलेज के लिए आपको हर दिन थोड़ा 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 प्लानिंग से मेहनत से चीजों को करेंगे तो वो चीजें आपसे क्या हो जाएगी, ग्रिप में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो बच्चों, बायोलॉजी वाले बच्चे तो 11th में इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैथ वालों को थोड़ा 10th में पढ़ा हुआ इसलिए याद नहीं होगा। पहले ऑस्मोसिस क्या होता है समझ लो, फिर मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब समझाऊंगा। ऑस्मोसिस किससे कहते हैं इसको ध्यान से देखो। पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, और फिर एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास दो सोल्यूशन है, ये 100 ml वाटर है और इसमें 100 ग्राम शुगर है, ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ एक और सोल्यूशन है। बेसिकली दूसरी तरफ का मतलब यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इसको कहते हैं एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और बोलेंगे सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो बायोलॉजी वाले तो जानते होंगे लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये जो है सॉल्वेंट को मूव करने देता है, सॉलिड को मूव नहीं करने देता। क्या किसको मूव करने देता है, सॉल्वेंट को, सॉलिड को मूव करने नहीं देता है, ठीक है। तो ये एसपीएम है। जैसे आपने देखा होगा जो तबला जो बजाते हैं उस पे जो कवर लगा होता है जिस पे हाथ मारते हैं वो एसपीएम है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पार्चमेंट पेपर होता है खास तरह का, वो भी है ना एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया और दोनों तरफ हमने सॉल्यूशन ले लिया है ना, शरबत बना दिया है। 100 ml इधर 100 ग्राम चीनी है और 100 ml इधर 200 ग्राम चीनी है, ठीक है बच्चों। अब बताओ दोनों सॉल्यूशन में फर्क तो नजर आ रहा होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इसका वेपर प्रेशर पीए होगा, इसका वेपर प्रेशर पीबी होगा, ठीक है। अगर इसको ए सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसको मेरे बच्चों बी सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पीए, इसका वेपर प्रेशर पीबी होगा। अब जरा बताओ कि बड़ा कौन होगा, पीए बड़ा होगा कि पीबी बड़ा होगा, बताओ पीए बड़ा होगा या पीबी बड़ा होगा, बोलिए। पीए बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ चीनी कम है, यहाँ चीनी ज्यादा है। तो चीनी कम होने से क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा और इधर का सरफेस एरिया कम होगा। तो अब बताओ कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा इससे क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन पे प्रेशर ज्यादा है, इस सॉल्यूशन में प्रेशर कम है। अब बताओ कि जब सॉल्यूशन में प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा तो इस के अंदर जो सॉल्वेंट होंगे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगेंगे थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगे, लो प्रेशर। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऑस्मोसिस, तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको मैं और टेक्निकल बात में बोलूं तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द movement of solvent through SPM from low concentration solution to high concentration solution, that is बोलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना बच्चों। प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बात। तो ऑस्मोसिस क्या होता है,
कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होने की वजह से जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, और कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस होने से क्यों सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस होने से प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, और प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से सॉल्वेंट मूव करने लगेगा। कहां से कहां मूव करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक, अब मैं इसमें आपको कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहता हूं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस का हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इससे पढ़ाई का कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज अगर होगी तो बहुत सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपके सामने 3-4 सवाल रख रहा हूँ, और उन 3-4 सवाल का जवाब ऑस्मोसिस से मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, मम्मी जो है घर में अचार बनाती है ना, अचार का नाम सुनकर तो मुंह में पानी भी आ रहा होगा, मुंह में भी आ रहा है। तो अचार बनाकर क्या करती हैं, आम को, कच्चे आम को वो काटती हैं और उसको बहुत सारा नमक डाल देती हैं, देखा है ना, और उसको धूप में छोड़ देती हैं बाहर। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कच्चे आम में या नींबू में जो हम लोग नमक डालते हैं उसका मकसद क्या होता है? पहला सवाल समझ में आ गया। अब इसका जवाब जो है आपको अभी देना है। दूसरा सवाल क्या है कि अगर आप जैसे कभी शादी वगैरह में चले जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं कहीं, तो आपने देखा होगा कि रात में जब खाना खा के आते हैं, बिरयानी या हाईली है ना ऑयली फूड खा के आते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई जब खाना खा के सो जाते हैं तो एक बैग से रात में 2 बजे नींद खुलती है, 1 बजे, और ऐसा लगता है जैसे गला सूख रहा है ना, तो फील होता होगा आप, अगर आप उसको फील करेंगे तो फिर आप उठते हैं ध्यान से, है ना, कूद के फ्रिज के पास जाते हैं और 2 लीटर का बॉटल पानी का निकालते हैं, ध्यान पीते चले जाते हैं, और पीते पीते जो है ना 2 लीटर है ना आधा लीटर तक पहुंच जाता है, इतना प्यास लगता है। ऐसा फीलिंग आता होगा सबको। तो आखिर इतना प्यास क्यों लगता है, ज्यादा ऑयली खाना खाने से प्यास क्यों लगती है, ये दूसरा सवाल। पहला सवाल क्या था बच्चों, अचार में नमक क्यों डालते हैं। दूसरा सवाल क्या था बच्चों कि ज्यादा ऑयली खाना खाने से प्यास क्यों ज्यादा लगती है। 2 सवाल। तीसरा सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप समुंदर का पानी पी लेंगे, सॉल्टी वाटर, तो प्यास ज्यादा क्यों लगती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, कभी आप लोग डिस्कवरी चैनल देखा होगा, है ना, वैसे तो आप लोग डिस्कवरी चैनल कम ही देखते हो, टिकटॉक ज्यादा देखते होंगे, लेकिन डिस्कवरी चैनल देखा होगा, एक प्रोग्राम आता है शुडंट बी अलाइव। ठीक है, एक पहले आता था, पता नहीं आप लोग आता है कि नहीं, तो उसमें दिखाता था कि जो 4 मछुआरे थे वो गए समुद्र में, और पता चला उनका शिप खराब हो गया, और वो जो है चारों के चारों जो है 2 महीने उसमें फंसे रहे, वहां वो फंस गए। अब वो जो है उसमें से दिखा रहा था कि उसमें 3 मर गए, 1 बच गया, और 3 वो मरा था जिसने समुद्र का पानी ज्यादा पिया था। तो वो 3 जो मरा था उसमें 1 बच गया, तो वो कौन था आपको बताना है। समुद्र का पानी पीने वाला जल्दी मर क्यों गया, और जो है ना समुद्र का पानी कम किया था वो क्यों देर से मरा, इसका जवाब भी आपको खोजना है। 3 सवाल बता दिए मैंने। चौथा सवाल जो आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपको बात आराम से समझ में आ जाएगी। चौथा सवाल ये है कि जैसे आप देखते होंगे कोई अगर है ना बीमार हो जाता है तो उसको स्लाइन वाटर चढ़ाया जाता है, देखा है ना, ग्लूकोज का पानी चढ़ाते हैं। तो उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें जो लिखा होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है। अब मान लो कि साहब अगर आपका कोई दोस्त है ना बीमार है, और आपने जो है उसके डब्बा में जहाँ से ग्लूकोज चढ़ाया जाता है उसमें से है ना छेद करके थोड़ा चीनी डाल दीजिए कि साहब हमारा दोस्त जो है दोस्त की मोहब्बत में कि शुगर ज़्यादा चढ़ेगा तो जल्दी से उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो वो जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा शुगर डालेंगे तो आदमी मर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ये 4 सवाल जो है आपको ध्यान से समझना होगा, और इस 4 सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा। और ये इंटरेस्टिंग सवाल है। उसी तरह से 5वां सवाल एक और भी है कि जैसे जो मीट वगैरह जो एक्सपोर्ट होता है, या साउथ वगैरह में जो मच्छी लाते हैं, जितने साउथ इंडियंस होते हैं, अंगड़ वंगड़ लोग, मलयालम लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं सूखी हुई मछली लाते हैं। उसमें देखोगे
तो बहुत सारा नमक डाल के उसको है ना, उसको है ना वो किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है ना, गोश्त में मांस में, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इन सारे सवाल का जवाब यही से मिलेगा। हमें बारी बारी से सारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल क्या था कि अगर हम है ना अचार में नमक इसलिए डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो आप सोचो कि अचार है रखा हुआ है, इमेजिन कर लो, और उसमें नमक डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ नमक आपने दे दिया है, तो इसका मतलब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जो अचार होगा वो भी सेल का बना होगा, उसमें भी सेल होगी, तो अंदर जो सेल होगा उसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं, सेल लिक्विड होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो भी है। तो बाहर जब आप नमक डालेंगे तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, सेल का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू बाहर। तो क्या होगा? सॉल्वेंट क्या होगा? सेल से बाहर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सारा पानी जो है सेल से बाहर आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा सेल डिहाइड्रेट। इसलिए आपने देखा होगा आम जब पूरी तरह डिहाइड्रेट हो जाता है तो चिपक करके सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है। अब ऐसा करते क्यों है? इसलिए करते क्योंकि वाटर का डिहाइड्रेट हो जाएगा और धूप में डालते तो इवापोरेट भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पानी जो है जैसे बाहर आएगा तो उसमें जो है जो जो अचार होगा उसका जो लाइफ एक्सपैंड जो है ज्यादा हो जाएगा, यानी वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि वाटर की वजह से वो उसमें क्या होता है कि फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया है ना अटैक कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो अचार जितना पुराना होगा उतना स्वादिष्ट होगा। ठीक है, अब आइए नंबर 2 सवाल मैंने क्या बोला था? नंबर 2 सवाल ये था कि ज्यादा ऑयली बिरयानी है ना, देख लिया आपने, कहीं गए और बिरयानी देख करके है ना ज्यादा लपेट लिया, है ना, ऐसा होता है ना, माले मुफ्त दिले पे रहम होता है, तो उसमें लपेट लिया आपने, उसके बाद फिर जो है पानी का भी जगह नहीं छोड़ा है, क्या खा के सो गए। इसके बाद रात में प्यास लगी, क्यों लगी? क्योंकि आपके स्टोमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। आप जब खाना खाते हैं तो आपके स्टोमक के अंदर जो खाना जाएगा उसका उस एरिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो जाएगा। तो जो सेल होंगे ना उसके स्टोमक वाल के जो सेल होंगे, तो वो सेल से क्या होगा? उसका सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा और उसके स्टोमक के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो सेल वाल से पानी रिस रिस के कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? स्टोमक में आएगा। क्यों आएगा स्टमक में? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। तो अब सोचो कि जो सेल वाल का जो सेल है उसके में कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो गई, यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो आप इसका अगर मैं डायग्राम बना दूं तो आप लोग को अपने बारे में ज्यादा अच्छा पता चल जाएगा। ये आपका सेल है, ठीक है बच्चों, जरा बात को समझो। मैं नहीं चाहता कि खाली पढ़ाई करके टेंशन लो यार, वैसे भी है ना कोरोना ने बहुत टेंशन दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए जरा एंजॉय करो। ये आपका बिरयानी है, इसमें मूड सब है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया। तो अब यहाँ से इस एरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस एरिया का सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इस सेल से पानी बाहर आ जाएगा। अब जब इस सेल से पानी बाहर आएगा मेरे लाल, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ गया। पहले पानी यहाँ था, पानी यहाँ आ गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ गया। तो ये बगल वाले सेल से पानी खींच रहा है, क्योंकि देखो दोनों सेल के बीच फिर मेम्ब्रेन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो फिर सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करने लगेगा। फिर यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। इसी तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन का मूवमेंट होते होते आपके, ये आपका है ना, मान लो आपका ये जुबान है, ठीक है, अब फोटो जो हम सुंदर नहीं बना पा रहे हैं, ये आपका, तो ये जो डिफिसिट होगा ना, ये इसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। तो ये जो है या जो आपका जो मुंह वाला हिस्सा है, जुबान वाला हिस्सा, वहां पर ड्राइनेस आ जाएगी, क्योंकि पानी खींच के डिफिसिट से यहाँ तक पहुंच चुका। तो ये जो आपको जो प्यास लगती है रात में और हड़बड़ा के उठते हैं, तो बेसिकली ये इसी वजह से होता है, ठीक है। तो कृपया करके जब बिरयानी खाएं तो संभल के खाएं, है ना, ऐसा नहीं कि माने मुंह है दिले बेरहम बिरयानी के देव को देख के उसी में जम कर गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब आइए, यानी कि ज्यादा ऑयली खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों। अब तीसरा बात मैंने कहा था कि समुद्र में जो 4 मछुआरे गए थे, एक बच गया था, बाकी 3 निकल लिए थे। अब वो कहाँ निकले थे? तो उनको प्यास लग रही थी, क्योंकि गर्मी का भी मौसम था। तो जब आप जानते हैं कि जहां पर समुद्र होता है वहां ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होता है, तो बॉडी बहुत जल्दी जल्दी पानी पसीना बाहर आता, तो प्यास लगती थी। और जब वो प्यास, क्योंकि खाना पीना तो लेके गए थे कुछ दिन का, लेकिन वो जो है बचा नहीं,
तो जो वो बड़ा बड़ा जो टेंट होता था वो ऊपर रखते थे, जो बारिश होती थी तो वो पानी उसी में स्टोर होता था, उसी पानी को पीते थे, ठीक है। लेकिन वो भी जब खत्म हो जाता था तो फिर वो क्या करते थे, प्यास के मारे जो है ना हालत खराब होती थी, तो वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो है ना बर्दाश्त करते करते जो है ना सब पानी देख कर समुद्र का पानी पी लेते थे। अब सोचो कि समुद्र का पानी अगर पी लिया तो क्या होगा, अगेन आपके जो है ना क्या बोलते हैं कि जो स्टोमक होगा उसका उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर पहुंच गया, तो फिर क्या होगा, सेल से फिर पानी है ना स्टोमक में आने लग जाएगा, यानी फिर और सेल में और डिफिशियंसी हो जाएगी पानी की, और वो डिफिसिट और ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका जुबान जो है और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। और अगर वो डिफिसिट मेरे बच्चों स्टोमक तक तो है तो चलेगा, जुबान तक भी चलेगा, लेकिन अगर वो डिफिसिट न्यूरॉन सेल पे पहुंच गया, न्यूरॉन सेल समझते ना, ब्रेन का सेल, तो ब्रेन का सेल जब डिहाइड्रेट करेगा तो फिर क्या होगा कि आपको जो है मैसेज वो उल्टा पुल्टा देने लग जाएगा। अब उसमें दिखा रहा था कि भाई है ना वो जब माइंड उनका जो है डाइवर्ट हो गया, न्यूरॉन सेल डिहाइड्रेट कर गया था, तो वो जो है ना उनको दिख रहा था कि हमारी कार आ गई, वो शार्क मछली है, उसने मुंह खोला, उसी में एक जाके बैठ गया। ये मत समझ लेना कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, देख लेना कुरान दिया। तो दूसरा जो है उसने कहा भाई मत जाओ, हैं, अब बोले सर रोक क्यों नहीं दिया पकड़ के, तो बेचारा वो भी डिहाइड्रेटेड था, ताकत ही नहीं थी रोकने की, तो जाके धीरे से जाके है ना कार में बैठ गया। तो वो गया, उसके बाद किसी को नजर आया कि वो देखो हमारा बंगला नजर आ रहा है, वो रहा अभी तो जस्ट, अब वो खुशी का मारे कूद गया है। फिर शार्क मछली ने मुलाकात कर ली उससे, फिर क्या हुआ वो आगे खुद ही समझ सकते हैं। तो ऐसे करते करते बेचारा 3 निकल गया, लास्ट में जो चौथा था उसको तो है ना थोड़ा दिमाग वाला था, क्योंकि उसने पानी जो है कम पिया था, ठीक है। तो कभी भी अगर आप समुद्र में अगर आप लुढ़क गए, हवाई जहाज से गिर गए, तो गलती से भी समुद्र का पानी मत पीजिएगा। फिर वो अलग से आप मुझसे पूछेगा फिर कौन सा पानी पियेंगे, कैसे पियेंगे, उसका टेक्निक में अलग से है ना बैठ करके है ना चाय पे बात की जाएगी इस बारे में, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो समुद्र का पानी पीना मना है। अब आइए चौथी बात, जो चौथा मैंने कहा था कि स्लाइम वाटर में जो होता है उसमें जो है उसमें हम अलग से मोहब्बत में, दोस्त की मोहब्बत में और ज्यादा ग्लूकोज नहीं डाल सकते कि माँ कसम ग्लूकोज और डालेंगे तो एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी, ग्लूकोज ज्यादा पिएगा तो ज्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है और उस स्लाइम वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन सेम है। समझने के मतलब जो हमारे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है और उस स्लाइम वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन वो सेम है। अब बोलोगे सर सेम है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि अगर हमने ये हमारा ब्लड कैपिलरी, ठीक है जी, तो ब्लड कैपिलरी जब तो ब्लड सेल होंगे, जरा बात को समझो एग्जांपल को, तो फिर और इंजॉय करोगे, फिर समझ में आएगा। ये इसमें ब्लड है, ब्लड में ब्लड सेल है। अब मान लो कि आपने जो है एक आदमी को डिस्टिल वाटर इंजेक्ट कर दिया, डिस्टिल वाटर समझते हैं ना, जिसमें कोई नमक नहीं है, मतलब वो है ना कोई सॉल्ट उसमें मौजूद ही नहीं है, मतलब वो एक तरह का पूरी तरह से सॉल्टलेस है। तो अगर इस डिस्टिल वाटर को अंदर चढ़ा दो इसके ब्लड में किसी इंसान के, तो क्या होगा, जैसे ही चढ़ाओगे तो ये देखो ध्यान से, ये ब्लड सेल है और ब्लड में 2 चीजें पाई जाती है, बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है, एक तो ब्लड सेल होता है, दूसरा होता है ब्लड सीरम होता है, लिक्विड होता है। तो ये जिसको ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं या ब्लड सीरम बोलते हैं। तो जब ये डिस्टिल वाटर चढ़ाएंगे तो ब्लड सेल के चारों तरफ क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा, डाइल्यूशन। इसका मतलब ब्लड सेल के चारों तरफ का एरिया लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ब्लड सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे बच्चों ज्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, जो पानी जो है वो ब्लड सेल में घुसने लग जाएगा। इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंडोऑस्मोसिस, यानी ब्लड सेल पानी क्या करेगा, अंदर खींचेगा, और ब्लड सेल अगर ज्यादा पानी अंदर खींचेगा तो ब्लड सेल ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड सेल का वॉल का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर से ऊपर अगर चला जाएगा तो उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर को अगर ओवरटेक कर गया तो ब्लड सेल ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी को मारना हो, मैं कोई बता नहीं रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को मारना हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्टिल वाटर लगातार अगर चढ़ा दो तो बेचारा निकल जाएगा, ठीक है, उसका ब्लड सेल ब्लास्ट करना शुरू हो जाएगा।
इसलिए कभी भी दहना डिस्टिल वाटर नहीं पीना चाहिए। ठीक, पता चला कि बैटरी का पानी, माँ कसम इतना पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा पी के देखते हैं, तो थोड़ा तो चल जाएगा, ज्यादा पी लिया तो फिर क्या होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अगर हम इसको डिस्टिल वाटर चढ़ाया था तो एंडोस्मोसिस हो गया। अब सोचो अगर मैंने इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन चढ़ा दिया तो फिर बाहर का जो सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ब्लड सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेल जो है वो अपना वाटर जो है वो बाहर फेंकने लगेगा ब्लड सीरम की तरफ। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, फ्लासिड हो जाएगा। फ्लासिड होने का मतलब बाहर आ जाएगा, यानी ब्लड सेल क्या कर देगा, फ्लासिड हो जाएगा, यानी वो सिकुड़ जाएगा, ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा, यानी डेड हो सकता है। अब बोलेंगे सर डेड कैसे होगा, तो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कभी हाथ में एसिड डाल के देखा, सल्फ्यूरिक एसिड? बोले सर मजाक कर रहे हैं क्या, हम डाल के देखना, आपको जलन महसूस होगी, है ना, जलन महसूस होती होगी, ट्राई करके देखिएगा। अब क्यों जलन होती है, गलती से क्यों होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या बच्चों, डिहाइड्रेटिंग। तो जैसे ब्लड सेल, जैसे ही पानी हाथ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे या नाइट्रिक एसिड डालोगे, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो ब्लड से वो जो है ना सेल से वाटर डिहाइड्रेट कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब सेल से वाटर डिहाइड्रेट करेगा तो सेल का हो जाएगा, वाटर जैसे बाहर निकलेगा तो सेल का डेड होने लग जाता है। बात समझ आ रही है? तो वो जलन जो है इस वजह से नहीं होती कि साहब वो जो है वो जलने वाली कोई चीज है, वैसे तो वो ठंडा रहता है, लेकिन वो वाटर डिहाइड्रेशन टेंडेंसी रखता है, इसलिए ब्लड सेल से अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ब्लड सेल डेड हो सकता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही? इसलिए अगर कभी भी किसी को जल जाए तो उस पर पानी डाला जाता है। नहीं, क्यों डाला जाता पानी? क्योंकि जो डिहाइड्रेशन हुआ वाटर की, जो गर्म जलने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट करती है, तो पानी डालेंगे तो कुछ हद तक वो कंपनसेशन होने की कोशिश होगा। जब हम लोग अपने बचपन में जब हम लोग थे तो पहले जब जलता था कोई आदमी तो उसको बोलते थे पानी उसको मत दो, पानी है ना हाथ पे मत डालो अगर हाथ जल गया तो। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि पानी डालना मना था, और आज जब रिसर्च हुआ तो पता चला नहीं, पानी डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले जो है साइंस कुछ और कहती थी, लेकिन साइंस अब कुछ और कहती है। वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑस्मोसिस क्या होता है समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आइए हमें क्या पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस समझ में आ गया, सॉल्वेंट का मूवमेंट बोलो जरा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो दोनों के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस है उसी की वजह से ना सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बोलो जरा, सोचो तो सही, सोचो तो सही। द प्रेशर which is responsible for the flow of solvent, कहां से कहां बच्चों, from बोलो low concentration solution बोलो to high concentration solution is known as osmotic pressure, ओपी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में लिख दिया, ओपी टंडन की बुक नहीं कर रहा हूं, ओपी। अब इस डेफिनेशन को मैं उल्टी तरह से बता रहा हूं, क्योंकि किताबें दो तरह का डेफिनेशन देता होता है। बताओ, इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से सॉल्वेंट मूव किया कहां से कहां, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। अब बताओ कि अगर मान लो कि इस दोनों का प्रेशर का डिफरेंस जो होगा उसके बराबर का डिफरेंस अगर इधर से उल्टा लगा दे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को दूसरे तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर व्हिच इज रिस्पांसिबल टू स्टॉप द ऑस्मोसिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किताब में जब ये भी डिफिनेशन लिखा हो तो आप घबरा मत जाइएगा कि सर ने कहा ये वाला, वो कुछ और लिख रहा, तो मेरे लाल बात वही होगी, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? अब आइए on the basis of concentration, solution
आर ऑफ 3 टाइप। सॉल्यूशन कितने तरह का? 3 टाइप। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। हाइपर, हाइपर जैसा हम कहते हैं ना, हाइपर, हाइपर ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है। नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि हाइपर टेंशन वाला मरीज है, इसका होता है हाइपर टेंशन यानी हाई बीपी हो गया। ठीक है। तो हाइपरटोनिक मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, अटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन ज्यादा, उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इन दोनों में जरा ध्यान से देखो, किसमें चीनी ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इसमें चीनी क्या है? कम है, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और इसमें चीनी कम है, इसका मतलब ये हाइपोटोनिक हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टोनिक, जैसे आपने मम्मी कई बार बोलती है जा बेटा दूध का पैकेट ले आ, तो बोलते हैं ना कि भैया टोंड दूध दे दो। टोंड का मतलब वहां पर क्या होता है? टोंड दूध मतलब कि वहां पर टोन टर्म यही से आता है, टोनिंग से आता है। ठीक है। लेकिन वहां पर जो है टोन का मतलब जिसमें मलाई ना हो, मक्खन ना हो, घी कम हो। लेकिन यहाँ पर टोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन से। जब हाइपर टोनिक है यानी कॉन्सेंट्रेट ज्यादा है, और हाइपोटोनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक। और आइसोटोनिक क्या होता है? अगर दोनों तरफ 100 ग्राम चीनी डाल दे बच्चों, तो क्या होगा? दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, इसको कहेंगे आइसोटोनिक। तो हमारा जो ब्लड है और जो स्लाइम वाटर हम चढ़ाते हैं वो आइसोटोनिक है एक दूसरे के लिए, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अगर हम स्लाइम वाटर चढ़ाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन वही किसका मेरे बच्चों? स्लाइम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर हमने डिस्टिल वाटर चढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा तो फिर प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा तो या तो सॉल्वेंट क्या होगा? सेल में जाने लगेगा या सॉल्वेंट सेल से बाहर आने लगेगा, यही ना होगा? किडनी लगाओ। तो इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे मेरे बच्चों? बोलो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन हैविंग, बोलो, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। दैट इज बोलो लो प्रेशर, यानी लो वेपर प्रेशर। और हाइपोटोनिक में क्या होगा मेरे बच्चों? बोलो, बोलो मोरेलाल। सॉल्यूशन हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर। बोलो हाँ, समझ में आ रहा बच्चों? और आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा? आइसोटोनिक का मतलब इफ टू सॉल्यूशन having same concentration, then they will have same pressure, is known as isotonic solution। समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर है? तो हमारा स्लाइम वाटर जो जो हम चढ़ाते हैं बॉडी में वो आइसोटोनिक है हमारे ब्लड के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन का टाइप भी समझ में आ गया होगा। ठीक। अब आप बोलेंगे सर इतनी बार जो पढ़ाया तो इससे होगा क्या? तो मैं बता दूं क्या होगा। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वान हॉक। क्या नाम था बच्चों? वान हॉक। ठीक। उसने पाई, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट किया। He gave a mathematical relation. He gave a mathematical relation between, बोलो, osmotic pressure and concentration of solution। ठीक है बच्चों? तो उसने क्या कहा? पाई इक्वल टू CRT, वेयर पाई क्या है मेरे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर है। बोलो, बात समझ में आ रही है? C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। R क्या है मेरे बच्चों? गैस कांस्टेंट, तो मालूम होगा R का वैल्यू।
और टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर। अब जरा किडनी लगाओ, C इक्वल टू NB अपॉन V लीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल अपन वॉल्यूम ही तो होता है ना, बोलो। तो इसका मतलब C इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन V लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोल की जगह हम बेटा पर मोलर मास ले सकते हैं। अब C के वैल्यू यहां पुट कर दो, तो हम क्या होगा, MB यहां से निकल जाएगा WB RT अपॉन पाई B। देखो MB वापस आ गया हमारे पास, वो वही MB है मेरे लाल जो आप 3 ऑस्मोटिक प्रेशर में 3 कॉलिमेटिक प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां भी MB निकाल लिया। MB क्या था बोलो बच्चों, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। और बोलो क्या होगा, WB क्या है बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है। R क्या है मेरे बच्चों, गैस कांस्टेंट। T क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला आगे आगे एमबी वाला फार्मूला आ गया, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब मैं इसको मिटा दूं क्या, अब देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है बेसिकली, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। पहले मैं डायग्राम बना दूं तो आप लोग को बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये बेसिकली एक टेक्निक होता है जो गल्फ कंट्री में स्पेशली इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है गल्फ कंट्रीज जितनी होती हैं वो सब जो है, ज्यादातर कंट्री जो है वो समुंदर से घिरा हुआ है ना। और उसमें क्या होता है कि समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये सी वाटर है और ये प्योर वाटर है, ठीक है बच्चों। अब इसको समझ लो, ये समुद्र का पानी है और ये प्योर वाटर है। ये समुद्र के पानी के साफ करने का टेक्निक बताओ। ये देखो समुद्र का पानी है, तो बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फ्रेश वाटर के तुलना में क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। तो अब बताओ कि इसका अगर मान लो प्रेशर PA मान ले, इसका प्रेशर PB मान ले, तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा। डेफिनेटली इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा। नहीं, इसका मतलब सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेंगे, यहां से यहां मूव करना चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। यानी ये प्योर वाटर से पानी कहां जाएगा, ये SPM है। ये क्या है बच्चों, SPM है, समुद्र की तरफ पानी में जाने लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जितने प्रेशर का डिफरेंस की वजह से ये पानी यहां आता है, मैकेनिकली देखो यहाँ पिस्टन भी लगा रखा हमने, यहाँ पिस्टन से क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं इस पानी पे, और जितने प्रेशर से सॉल्वेंट यानी वाटर यहां से यहां आ रहा है, उससे ज्यादा प्रेशर यहां से अप्लाई करने लग जाते हैं। तो अब जब प्रेशर जब नहीं लगाया था तो सॉल्वेंट यानी वाटर क्या क्या था, फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर समुद्र की तरफ आ रहा था, समुद्र के पानी की तरफ आ रहा था। लेकिन हमने क्या किया कि जितने प्रेशर से ये इधर आ रहा है, इसके अपोजिट मान लो 10 न्यूटन है ना प्रेशर से आ रहा है, तो उतना से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे
तो ये क्या होगा, उल्टा चलने लगेगा, यानी सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करने लगेगा, समुद्र के पानी से, सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करने लगेगा। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का रिवर्स केस, दैट इज रिवर्स फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, और इट इज यूज to desalinate salty water। desalinate का मतलब डी मतलब होता है हटाना, सैलिनेशन का मतलब होता है खारापन। तो नमक को हटाने के टेक्निक को कहते हैं डीसैलिनेशन, और डीसैलिनेशन इज द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस इज द रिवर्स केस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो आप घर पे आरओ लगाते हैं, आप देखते होंगे जो है कई जगह का पानी बहुत ज्यादा नमक होता है, उसमें उसका टीडीएस 1500, 2000, 4000 होता है। तो आप देखेंगे वहां आरओ लगाया जाता है। आरओ इसी मेथड पे काम करता होता है। उसमें क्या करते हैं, एक तरफ फ्रेश वाटर ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर, आई मीन नॉर्मल वाटर जो जमीन से निकला, और फिर उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के रिवर्स कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों, तो आइए हम लोग इस पे एक आप सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे सवाल कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, बोलेगा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of cane sugar at 15 डिग्री C। ठीक है जी, इसका आपको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो हम लोग क्या जानते थे, एमबी इक्वल टू क्या था, WB RT अपॉन पाई, यही था। तो हमको पाई निकालना है। एमबी क्या है, मोलर मास, तो 342 रख दीजिए, क्योंकि शुगर है, शुगर का C12H22 अवेलेबल होता है। WB 5% इसका तो 5 ग्राम है। R का वैल्यू 0.0821 ले दी। ठीक है, या 0.0821 ले सकते हैं, 0.0831 भी ले सकते हैं, 8.03 8.74 भी ले सकते हैं, वो यूनिट पे डिपेंड करता है। आपने 11 से मैंने आपको बताया था। ठीक है, और T क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर 15 डिग्री है, इसका मतलब इसको केल्विन में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा 273 या प्लस 15 कितना हो गया, 298, नहीं कितना हो गया, जोड़ो 273 15 कितना, 283। ठीक है, ये ना होगा नहीं, 273 287 सॉरी 288। ठीक है, और पाई आपने निकालना है, और वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है ना, दिया हुआ, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि 5% सोल्यूशन, परसेंट का मतलब है ना 100 ml सोल्यूशन, इसलिए हम 100 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जब 100 ml ले लेंगे बच्चों, तो इसका जो है प्रेशर के, इसका जो है हम लोग आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 3.45। ठीक है बच्चों, तो 3.4 कुछ कर दिया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सीधा सीधा सवाल बना दिया। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन बैंक इसको पहले आप पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, मैंने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, और फिर इसमें जो है इसको जब आप एनसीईआरटी का सवाल बना लेते तो फिर जेईई का सवाल टेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही ओवर होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको 1 फैक्टर पढ़ाऊंगा।